हाँ जी, नमस्कार। पॉलिटी चल रही थी हमारी और पॉलिटी में भाग फर्स्ट हमने देख लिया था। भाग फर्स्ट और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हो गया था, जिसमें राज्य और संघ के बारे में हमने पढ़ा। आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप। भारत में, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 तक है और भाग 2 में है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, और हमने ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, जैसे अमेरिका में है दोहरी नागरिकता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता में कि एकल नागरिकता सिर्फ देश की होती है, स्टेट की होती है, स्टेट की नहीं होती है, सिर्फ संघ की होती है, राज्य की, केंद्र की होती है, सॉरी। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी राज्य के नागरिक नहीं है। भारत में जैसे सिंगल सिटीजनशिप है तो हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, हम उत्तराखंड के नागरिक नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, हम किसी और राज्यों के नागरिक नहीं है। जबकि अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ राज्यों की अलग नागरिकता है और संघ की अलग नागरिकता है, वहाँ नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है। और पहला प्रश्न ये है कि नागरिक होने के लाभ क्या हैं। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें फ़ायदा क्या है इस चीज़ से। आप समझिए, हमें बहुत फ़ायदा है इस चीज़ से। हमें कभी लगा नहीं होगा कि क्या फ़ायदा है हमको, लेकिन नागरिक होने के फ़ायदा ये देखिए, हम वोट दे सकते हैं। हम जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, हम तभी कर पा रहे हैं जब हम क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर हम भारत के नागरिक नहीं होते तो हम सरकारी नौकरियों की तैयारी नहीं कर पाते। और राजनीतिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, जितने भी राजनीतिक पद हैं, हम तभी उन पर जा सकते हैं जब हम भारत के नागरिक हैं या हम जब किसी देश के नागरिक हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। आज नागरिकता के लिए प्रावधान क्या है वो अलग है, मूल संविधान में क्या था वो अलग था। आज हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 में क्या प्रावधान था नागरिकता के लिए भारत में, आज हम वो पढ़ेंगे। और दूसरा लेक्चर जो होगा वो होगा कि वर्तमान में जो नागरिकता के लिए प्रावधान है, वर्तमान में जो नागरिक बनने के लिए जो शर्तें हैं वो अलग हैं, उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। उसके विषय में हम अगला लेक्चर जो देखेंगे उसमें देखेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि भाग 2 में है, सीरियल से ही चल रहे थे हम, पार्ट 1 हमने देख लिया था, आज हम देखेंगे भाग 2 और आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम देखेंगे कि नागरिकता के लिए क्या क्या हमारे मूल संविधान में करा होगा। ये समझ लीजिए कि पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। व्यक्ति दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं गैर नागरिक। गैर नागरिक भी कह सकते हैं इनको और विदेशी नागरिक भी कह सकते हैं। गैर नागरिक या विदेशी नागरिक, मतलब अगर भारत में देखें तो व्यक्ति दो टाइप के हैं, एक तो भारत के नागरिक हैं और एक गैर नागरिक हैं या विदेशी नागरिक हैं जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। विदेशी नागरिकों को भी हम दो टाइप में बांटेंगे, एक होगा शत्रु देश का नागरिक और एक होगा मित्र देश का नागरिक। एक होगा शत्रु देश का नागरिक और एक होगा मित्र देश का नागरिक। शत्रु देश का नागरिक मतलब जिनके साथ भारत के अच्छे रिलेशन नहीं है, मतलब विवाद होते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ये क्या है, शत्रु देश हैं भारत के। जबकि मित्र देश कौन है, जैसे रसिया ले लीजिए, रूस ले लीजिए, ये क्या है, ये भारत का मित्र देश है। तो भारत में, भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है या नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों में क्या डिफरेंस है, या नागरिकों को क्या ज़्यादा मिलता है गैर नागरिकों से, वो मैं भी बताऊंगा तुमको कि क्या ज़्यादा मिलता है। जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में दिया गया है। इसके बाद के जो लेक्चर होंगे मौलिक अधिकारों से होंगे और पार्ट 3 में इसके बारे में दिखा गया है। फंडामेंटल राइट जो बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि गैर नागरिकों को नहीं है। और गैर नागरिकों को बाकी सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अभी में जब मौलिक अधिकार वाला चैप्टर चलेगा तब समझ में आएगा कि मौलिक अधिकार कौन कौन से गैर नागरिकों को है, कौन नागरिकों को है। और समझ लीजिए आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि भारत का जो संघ या सरकार होगी वो किसी भी नागरिक के बीच मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी।
आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी नागरिकों के लिए, सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 19 में 5-6 प्रकार के हमको स्वतंत्रता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, भारतीय राज्य क्षेत्रों में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है। ये सारे आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, जाति या लिपि या बोल भाषा के आधार पर अपने उन धर्म जाति को बचा के रख सकते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। आर्टिकल 30 भी अल्पसंख्यकों के लिए अपने शैक्षणिक, अपने भाषा या अपने धर्म से संबंधित वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, सरकार इन पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये नागरिकों के लिए। और हाँ, आर्टिकल 51 का मौलिक कर्तव्य दे रखा है इसमें, ये भी भारतीय नागरिकों के लिए है। अब इधर आइए जरा, गैर नागरिक या विदेशी नागरिकों, मित्र देश के नागरिकों को क्या प्राप्त है भारत में, और शत्रु देश के नागरिकों को क्या प्राप्त नहीं है। बाकी ये 5 आर्टिकल या ये 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों को छोड़ के बाकी सभी गैर नागरिकों को भी है, बाकी सभी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है मौलिक अधिकार। लेकिन आर्टिकल 22 जब हम निवारक निरोध संबंधी कानून पढ़ेंगे हम आर्टिकल 22 में, तो वो शत्रु देश के नागरिकों को नहीं है, उससे जो संबंधित कानून है वो शत्रु देश के नागरिकों को नहीं है, जबकि मित्र देश के नागरिकों को है। तो ये था बेसिक डिफरेंस व्यक्ति और नागरिक में, व्यक्ति और नागरिक में बेसिक डिफरेंस। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक प्रावधान किया गया है नागरिक का मूल संविधान में। और ये समझिए कि ये भाग 2 में है, और हमने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मैंने अभी भी बताया एकल नागरिकता है, मतलब हमारे पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, और देशों और राज्यों की नागरिकता हमारे पास नहीं है कि हम उत्तराखंड के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, ये हमारे पास नागरिकता नहीं है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमने ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया, नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट, एकल नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। अब ये समझिए आज की डेट में नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है ये हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये आर्टिकलों को हम 2 भागों में बांट देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब समझ लीजिए जरा, आर्टिकल ये जो 4 प्रकार के आर्टिकल हैं, ये समझिए आज 26 जनवरी 1950 है। आज के दिन संविधान लागू हो रहा है और संविधान सभा में बात उठी कि आज के दिन भारत का नागरिक कौन होगा। तो ये समझिए कि आज के दिन इनका इतना महत्व नहीं है। ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8 या 9, 10 में जो लिखा हुआ है आज के लिए, आज की डेट में उनका इतना महत्व नहीं है। आज जो है वो अलग से आर्टिकल 11 जब मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा कि आज भारत के नागरिक कौन बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हाँ, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, जब हम आर्टिकल 5, 6, 7, 8 पढ़ रहे होंगे तो ये समझना कि आज 26 जनवरी 1950 है। ठीक है। अब देखेंगे मैं आर्टिकल 5 में क्या है। 1950 जब हम संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो ये बात उठी कि हाँ जी आज के दिन भारत का नागरिक कौन होगा। तो आर्टिकल 5 में लिखा गया कि आज के दिन भारत का नागरिक वो होगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता का जन्म हुआ हो, या उसके पिता का जन्म हुआ हो, या वो पिछले 5 सालों से कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। भारत का नागरिक वो होगा या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माँ का जन्म हुआ हो, या उसके पिता का जन्म हुआ हो, या वो पिछले 5 सालों से भारत में रह रहा हो। इनमें से कोई एक शर्त अगर वो किसी एक शर्त में अगर वो ठीक बैठता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। इनमें से कोई एक, या तो उसका जन्म, या माता का जन्म, या पिता का जन्म, या 5 सालों से भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 5। और कब की बात है ये? 26 जनवरी 1950। आज के डेट में ये नहीं है। आज के डेट में क्या है वो हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 में ये कहा गया कि क्या विदेश से आए हुए लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो प्रश्न तो कैसे मिलेगी जी विदेशियों को नागरिकता? तो एक स्पेशल केस था विदेश से संबंधित। पाकिस्तान अभी भारत से अलग हुआ था और अभी भी लोग आ जा रहे थे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो 2-3 साल ही हुए थे। तो पाकिस्तान एक स्पेशल केस था सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए। आर्टिकल 6 कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, पाकिस्तान से कहाँ आना चाहता है? इंडिया आना चाहता है,
तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, बस शर्त है, वो एक डेट बाउंड कर दी गई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हो। अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बस शर्त है 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हों। और ये भी देखा जाएगा कि 1935 के अधिनियम के टाइम उनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी कोई भारत में रहे हों। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हों तो वो 6 महीने पहले भारत में रहेंगे और 6 महीने के बाद वो पंजीकरण कराएंगे, तब उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, अभी की बात नहीं हो, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ, अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, बस शर्त है 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हों या 19 जुलाई 1948 के बाद आए हों तो 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, फिर उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब जाके उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा 6 महीने के बाद, तब उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। और 1935 के अधिनियम में देखा जाएगा उनके माता पिता या दादा दादी नाना नानी कोई भारत में रहे हों। ठीक है। अब है आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 लगभग सेम लगेगा आपको, लेकिन ये समझिए जरा, संविधान में कोई भी चीज़ अंडरस्टूड नहीं है कि ये है तो ये है ना, जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है, बस उसी को मानना है। तो आर्टिकल 6 लिखा गया है कि पाकिस्तान से भारत आना चाहते हो तो उनको उनकी संबंधी नागरिकता। और आर्टिकल 7 क्या कहता है, ऐसे लोग जो इंडिया से कहाँ चले गए हों, पाकिस्तान चले गए हों और फिर से कहाँ आना चाहते हो, इंडिया आना चाहते हो, क्या उनको नागरिकता मिल जाएगी? ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों और पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहते हो, उनको नागरिकता मिल जाएगी? हाँ जी मिल जाएगी, बस शर्त है 19 जुलाई, उनके लिए भी ये डेट फिक्स की गई 1948, 1948 से पहले भारत आ गए हों या फिर उसके बाद आ रहे हो तो उनके लिए भी वही 6 महीने पहले रहना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये भी देखा जाएगा कि 1935 के अधिनियम के टाइम उनके माता पिता दादा दादा नाना नानी कोई भारत में रहे हों। आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को मिल जाएगी नागरिकता। और आर्टिकल 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान चले गए हो, हैं तो भारतीय लेकिन पाकिस्तान चले गए हो, कुछ टाइम वहाँ रहे और उनको अच्छा नहीं लगा या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई और फिर से भारत आना चाहते हो, उनको नागरिकता मिल जाएगी, बस शर्त है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हों। और अगर बाद में आए हों तो उनके लिए भी वही शर्त है कि 6 महीने रहेंगे और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नागरिकता के लिए। आर्टिकल 7। अब देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि क्या विदेशियों को नागरिकता मिल जाएगी कि वो पाकिस्तान से भी नहीं आए हैं या वो भारत के भी नहीं हैं, वो भारत में भी नहीं रह रहे हैं, वो विदेश में रह रहे हैं, अब वो अगर भारत लौट के आते हैं, वो भारत आना चाहते हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी क्या? तो आर्टिकल 8 में लिखा गया है कि हाँ मिल जाएगी, बस शर्त है वही 1935 के नियम के टाइम उनके पेरेंट्स यहाँ रहे हों, दादा दादी नाना नानी कोई यहाँ रहा हो, या फिर एक शर्त पे और मिलेगी क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, तो इसका मतलब अगर वो भारत आना चाहते हो तो जिस देश में रह रहे हो वहाँ की नागरिकता उनको छोड़नी पड़ेगी, तब उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तब उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, छोड़नी पड़ेगी तब उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये विदेशियों से संबंधित है आर्टिकल 8। अब देखिए जरा आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ये नागरिकता चली जाने के संबंध में आर्टिकल 9 है। अगर कोई, क्योंकि भारत में एक नागरिकता है, आप दोहरी नागरिकता, दो नागरिकता नहीं रख सकते हैं, या तो भारत की रखिए या दूसरे देश की रखिए। तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई विदेश की नागरिकता ले लेता है या दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। ठीक है जी, चली जाएगी, इससे संबंधित है कि अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। आर्टिकल 10 में कुछ खास नहीं है,
आर्टिकल 10 ये कहता है कि जो भी हमने अभी पढ़ा 5, 6, 7, 8 उससे संबंधित जो भारत के नागरिक होंगे वो उस कानून के अनुसार बने रहेंगे भारत के नागरिक, ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 11 संविधान सभा में बात उठी कि हाँ जी आज के डेट में तो पता लग गया हमको कि कौन कौन नागरिक होगा, क्या क्या संबंधित, कैसे नागरिकता चली जाएगी, कौन नागरिक बनेगा, विदेशी हो चाहे पाकिस्तान से हो, जो भारत में रह रहे हों इनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन भविष्य में कैसे मिलेगी नागरिकता, भविष्य में नागरिकता का प्रावधान क्या रहेगा, भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी? तो भविष्य में नागरिकता के लिए आर्टिकल 11 लिखा गया। आर्टिकल 11 में लिखा गया कि अगर संसद चाहे तो नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। अगर संसद चाहे तो नागरिकता के लिए कानून बना सकती है, और संसद ने कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955। वर्तमान में जो नागरिकता मिलती है या नागरिकता के जो प्रावधान है वो इसमें लिखे गए हैं। मैंने कहा भी था कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8 का इतना महत्व तो नहीं है या वो इनरेलीवेंट हैं वर्तमान में, लेकिन आज की डेट में जो नागरिक होंगे वो नागरिकता अधिनियम 1955 के जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार भारत के नागरिक होंगे। इसमें भी संशोधन हुआ, 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 1992 में, 1986 में, 2003 में और 2005 में भी हुआ, और जब मोदी सरकार आई थी तो 2015 में भी किया, और 2019 में तो खतरनाक वाला कर दिया। 2019 वाला आपको पता ही है, सीए भी बहुत कोरोना से ज़्यादा जो रहा है मुद्दों में या चर्चा में जो रहा है, 19 लास्ट या 20 के स्टार्टिंग, 2019 लास्ट या 2020 के स्टार्टिंग तक वो सीए आपने सुना होगा। तो वर्तमान में जो नागरिकता के प्रावधान है वो कहाँ लिखे गए हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखे गए। जो कानून जिस टाइम बनता है जिस साल बनता है उसी के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि वर्तमान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो संविधान में नहीं है, इस कानून में किया गया है 1955 के अधिनियम में। 1955 के अधिनियम में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन नागरिक होंगे भारत में, उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में या आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।